हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। आज है डे 3, डे 1 डे 2, 2 दिन बड़े आराम से गए हैं। डे 1 में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा, डे 2 में हमने मैथ और साइंस दोनों के वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप डे 1 और डे 2 के दोनों वीडियो देख लें ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़े। आज हम शुरू करेंगे डे 3। डे 3 में आज हम पढ़ेंगे साइंस। देखिए बच्चों, साइंस में मैंने आपको मापन मेजरमेंट शुरू किया था। पहला वीडियो लेक्चर मैं देख रहा हूँ कि काफी कम लोगों ने उसको पूरा वॉच किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें तो बहुत बस ऐसे लग रहा है कि थ्योरेटिकल है, ये कहाँ एग्जाम में आएगा, ये पूरा लिखवाए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन आप लोग अपनी आदत नहीं उतनी अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जाहिर सी बात है, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपको थ्योरेटिकल आइडियाज बहुत अच्छे से नहीं पता होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का सही ढंग से आंसर नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना, थ्योरेटिकल आइडियाज को जानना बहुत जरूरी है। आप स्किप करके वीडियो आगे बढ़ जाओगे तो हो सकता है उसी वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आपको फंसे और फिर आपको पछतावा हो बाद में कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, काश हम उस वीडियो को पूरा देख लिए होते। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भले ही वो चीजें आपको आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है, तो यार देखो ही मत वीडियो, फिर क्या टेंशन है। बट अगर आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस भी रखती हैं। जैसे लाइट ईयर मैंने पढ़ाया, उसमें बहुत सारे डिस्टेंस के यूनिट पढ़ाए जो लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग उसमें बहुत सारा ऐसा होगा जो आप नहीं भी सुने होंगे तो अच्छी बात है। तो प्लीज पूरे वीडियोस को देखिए। इसी तरह मैथमेटिक्स में आपने किया कि पावर्स और सर्ट्स में आपको लगा कि यार पावर और करंट क्या है, तो बहुत ईजी है, बहुत बड़ा हुआ है। आज जब क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई चीज कठिन है, आसान है, बिल्कुल आसान है, और आसान है ही। बट आसान कब है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उनको बार बार देखेंगे, जब उन पर बार बार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अगर आप स्किप कर जाओगे कि भाई यार ये तो बहुत इजी था, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन आप पेपर दे के बाहर निकलेंगे उस दिन पछतावे किसी को आपको कुछ नहीं मिलेगा। यार ये क्या कर दिया, मैंने स्किप नहीं किया होता तो मैं पूरा देखा होता। तो ये जो छोटी से छोटी गलतियां हो रही हैं, मैंने देखा है बच्चों, अक्सर देखा है कि बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में गलतियां वहीं करते हैं जहां उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। छोटी से छोटी गलतियां करके आएंगे, बड़ा मिस्टेक वो करते ही नहीं है। एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटा दिमाग लगाइए, बहुत बेसिक चीजें सोचिए, तो अभी आप उस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बार बार मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इन चीजों के बारे में। फिलहाल मैं अपना काम कर दे रहा हूँ। चलिए आज देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं, पेन और पेपर लेके बैठिए। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का डे 3। इसमें हम कल लेंथ के यूनिट्स को बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मास। देखिए, द्रव्यमान के बहुत बड़े मात्रक है, आप ग्राम किलोग्राम बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा भी कुछ लिखा है मैंने, उसको ध्यान दीजिए। मिलिया ग्राम एक यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं 10 किलोग्राम। 1 क्विंटल बहुत अच्छे से आपको पता है, 10 पे 2 किलोग्राम। मैं श्योर कर सकता हूँ कि काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा। फिलहाल अच्छी बात है बताया। तो मीट्रिक टन की बात करें तो क्या होता है, 1000 किलोग्राम या 10 पे 3 किलोग्राम, या 1 मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल के बराबर। मेगाग्राम आप सबको पता है, 1 मेगाग्राम 10 टू द पावर 3 की ग्राम, गीगाग्राम 10 टू द पावर 6 की ग्राम, टेराग्राम 10 टू द पावर 9 की ग्राम। छोटे यूनिट्स की बात करें, हेक्टोग्राम 10 टू द पावर -1 की ग्राम, डेकाग्राम 10 टू द पावर -2 की ग्राम। आप एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, मैंने सबके यूनिट्स किलोग्राम में लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्यमान का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, मूल मात्रक होता है, वो क्या होता है बच्चों, किलोग्राम होता है। डेकाग्राम 10 टू द पावर -2 किलोग्राम, डेसीग्राम 10 टू द पावर -4 किलोग्राम, सेंटीग्राम 10 टू द पावर -5 किलोग्राम। मिलीग्राम क्या होगा, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -6। याद रखिएगा, जब ग्राम से किलोग्राम में होगा तो 10 टू द पावर -6 में होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिली को माइक्रो समझ लेते हैं। 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 10 टू द पावर -6 किलोग्राम तो होता है, लेकिन 1 माइक्रोग्राम बराबर भी यही लिख देते हैं। माइक्रो में -9 हो जाएगा, क्योंकि -6 ग्राम होगा। माइक्रो हटाएंगे तो 10 टू द पावर -6 आएगा, यहाँ तो ग्राम है ना,
तो -6 ग्राम। 1 नैनोग्राम 10⁻12 किलोग्राम, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻15 किलोग्राम। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हो गए मास के। अब हम टाइम की बात करेंगे। टाइम के बहुत अच्छे यूनिट्स आपको पता होंगे। 1 मिनट क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, 1 आवर्स क्या होता है, 1 डे क्या होता है, 1 वीक क्या होता है, 1 ईयर्स क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 1 लीप ईयर क्या होता है, इनको कोशिश ये करिए कि ये चीज़ आपको पता है, तो इसलिए मैं इनको नहीं कराऊंगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, तो फिर आगे बात करता हूँ मैं। आइए बच्चों, अब ये जो बचा था हमारा समय का मात्रक, इसके बारे में भी जान लेते हैं। समय का मात्रक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हमको ये पता है, ये सारी चीजें हमें पता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड की जब जरूरत पड़ेगी तो 1/60 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, बहुत अच्छे से पता है। 1 दिन बराबर 86,400 सेकंड। 1 वर्ष बराबर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वैसे होता क्या है कि 1 वर्ष बराबर 365 दिन, फिर 24, एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इन सबका जब गुणा करिएगा यही आपको मिलेगा। आपको यही याद रखना है, 3.15 × 10⁻7 मिली रहेगा तो -3 माइक्रो रहेगा तो -6 नैनो रहेगा तो -9 पिको रहेगा तो -12 याद रहेगा। ये नैनो वाले में ज्यादा याद रहेगा, 9 से 9 नैनो और 9 से 9 होता है। माइक्रो -6 ये तो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं भाई आगे की चीजें। ये हो चुका होगा, आप नोट कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ पूछा भी जा सकता है। तो आइए देखिए, जूल का मान मूल मात्रक के पदों में होता है। जूल, पहले तो ये पता करना होगा कि जूल किसका मात्रक होता है। तो जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, जूल कार्य या ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है बच्चों, तो अब जूल का मान मूल मात्रक के पदों में लिखना है, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो आप पढ़े होंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, पढ़े हैं बच्चों। तो कार्य बराबर बल का जो होगा वो मूल मात्रक हमें पता नहीं है, या आप ऐसे निकाल लीजिए, इससे नहीं निकाल पाएंगे तो ऊर्जा E बराबर mc² पढ़े होंगे, या और इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो E मतलब जूल, E की जगह हम जूल लिखें तो क्या हो जाएगा, E जो है क्या है, ऊर्जा, और इसका मात्रक लिखे तो जूल होगा। तो मैं अगर E की जगह जूल लिख दूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, जूल। यम की जगह किलोग्राम। प्रकाश की चाल, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पे -2, ध्यान दीजिएगा -2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं, संवेग का पूछा था, आप उठा के देख लीजिए 10 साल का सॉल्व पेपर। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप देख लीजिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में संवेग का मूल मात्रक पूछा हुआ है और वो भी इसी पदों में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां भी समझ लीजिए, द्रव्यमान गुणे वेग ही संवेग होता है, यही है संवेग का आंसर, ये संवेग का मूल मात्रक है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं। क्या आ रहा है अंदर से, यार ये तो मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगी, ये ना आ रहा आप लोगों के मन में, यही तो आ रहा होगा। तो आप जिस हिसाब से समझिए मेरी बात को कि मैं इन क्वेश्चंस के जरिए आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो डर पैदा किया गया ना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, वो डर निकल जाए। बहुत खतरनाक एग्जाम है, सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत कठिन पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो 9th और 10th में पढ़े हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का टच करेंगे, उनको ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपके कहीं भी कोई डाउट्स ना हो। और हमें अगर 340 प्लस स्कोर करना है तो कम से कम 90 प्लस का स्कोर बनाने की कोशिश करें। 90 क्वेश्चंस हमें गलत नहीं करके आना है, नहीं गलत नहीं करेंगे तो सही होगा। और 90 अगर हम सही करके आते हैं, 45 मैथ 45 साइंस का ही टारगेट बना लेते हैं। यहाँ तक कि साइंस में और ज़्यादा टारगेट बना लें। मैथ में हो सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी वगैरह में कुछ गलती कर दें, कहाँ जगह गलती कर दें, बट अगर आपने गलती नहीं की, मज़ेदार आंसर आपने मज़े से क्वेश्चंस किए, तो आपका
बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर देखिए मेरा ये नंबर आया है और मैं इस रैंक पे हूँ और मेरा ये कॉलेज मिला है, जरूर आप मुझे बताएंगे। तो प्लीज पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो रहा है और किस तरह से आप कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो आप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बस ध्यान देना होगा कि ये किस भौतिक राशि की बात कर रहा है और उसके फॉर्मूले की बात करना होगा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसके फॉर्मूले को नहीं भी जानते हो तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना वर्क पावर, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, सारी चीजें बताऊंगा, इंपल्स, तो वहां पे आ जाएगा। कौन सा शुद्ध रूपांतरण है, अगला क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। वाह क्या क्वेश्चन है। तो इसको करने का सब एक आसान तरीका बताऊं, इसमें गलत ढूंढ लो। देखो 10 टू द पावर -6 सेकंड, साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा अपराध किया है। 10 टू द पावर -6 सेकंड को 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -3 में ब्रेकआउट किया है। कैसे हो जाएगा, -2 -3 -5, ये आंसर गलत है। अच्छा ठीक है बच्चों, देखिए एक पीको सेकंड -12 होता है, -12 होगा। और नैनो क्या होता है, -9, -9 में 3 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। नैनो सेकंड 10 टू द पावर -9 और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, तो -6 में 3 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। -9 -3 गलत। यहाँ देखिए एक माइक्रो सेकंड, थोड़ा आइए इस पर, -6 सेकंड 10 टू पावर -6 सेकंड और 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -9, नैनो हटाएंगे तो अभी हो जाएगा 10 टू द पावर -6 सेकंड। वाओ, दिस आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10 टू द पावर -13 मीटर के बराबर है। जल्दी आंसर बोलिए, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या ट्रिक करने वाले हैं बताइए। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 एक्सरे यूनिट, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर, देखिए मुझे नहीं पता था, मैंने कहा आपको नहीं बताया, मैंने मान लीजिए नहीं बताया कि एक्सरे यूनिट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे ये भी सीखिए। मान लीजिए आपको इसमें से नहीं पता था कि हाँ ये वाला आंसर होगा, अब एंगस्ट्रॉम के बारे में जान रहे थे, 10 टू द पावर -10 गलत हो गया, यहाँ 10 पावर -13 लिखा है। मिलीमीटर जान रहे थे 10 टू पावर -3, ये भी गलत हो गया। ये माइक्रोन जान रहे हैं 10 टू द पावर -6, तो बचा क्या, यही ना बचा, यही आंसर होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर कह रहा है वैद्युत धारा का मात्रक है, ये किस प्रणाली में है, सीजीएस में है, नहीं, कहीं ग्रामर में लिखा है, नहीं लिखा है। एमकेएस में है, नहीं है। एसआई प्रणाली में है, एफपीएस में है, नहीं, एसआई प्रणाली में बदलना है। कंफ्यूजन क्या है बच्चों, मैं बताता हूं आपको कंफ्यूजन क्या होता है कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको एसआई का क्या मतलब होता है। एसआई का कुछ नहीं है, तो आप समझिए कि एसआई एमकेएस सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड रूप है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है। तो जब एसआई की बात करेगा तो एमकेएस के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एमकेएस पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग क्षेत्रों में ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम का ज्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, इसका इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में एमकेएस सिस्टम का यूज किया जाता है, या हम ऐसे कहें कि एसआई सिस्टम का यूज इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, एमकेएस या एसआई सिस्टम का। अब यहाँ पे है कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको किसमें चेंज करना है, एमकेएस में। तो आप ये समझिए कि दिया किसमें है, सीजीएस में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ मास को ग्राम में चेंज किया, देखिए द्रव्यमान को ग्राम में और दूरी को सेंटीमीटर में। करना कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर जल का घनत्व, एकदम आराम से लग जाएगा एक लाइन में, जल का घनत्व बराबर। अब देखिए 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करिए, तो 1 ग्राम बराबर 10 पर कितना किलोग्राम, बताइए जल्दी से। अभी देखिए आप ये जानिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, होता है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम पड़े होंगे, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10 पर -3 किलोग्राम। ये कैसे हुआ, जब ये इधर जाएगा तो बटे में होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जहाँ ग्राम है वहाँ 10 पर -3 किलोग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि एमकेएस में दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को आपको देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया भी आपको 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 पर -2 मीटर, क्योंकि ये 10 पर -2 सेंटीमीटर, 10 पे 2 सेंटीमीटर था, इधर आएगा तो बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 10 पे -2 मीटर, ठीक है। अब इसका हो जाएगा होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा।
थोड़ा इसको सॉल्व करिए बच्चों। ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 में -2 मीटर होता है ना। जब भी -6 होगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेत के एक कण की त्रिज्या 1.5 1.5 गुणे 10 पे घात 4 मीटर, इसे माइक्रोन में बदलना है। तो रेडियस क्या दिया है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। इसी को माइक्रोन में बदल दो, बहुत आसान है। 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, लिखवाया अभी। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर +6 माइक्रोन, बस वही रख लीजिए। तो क्या हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 100। देखिए 100 बचेगा, +6 -4 +2 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 माइक्रोन। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नोट हो गया। देखिए बच्चों, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आज मैं सिग्निफिकेंट नंबर तक पढ़ाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों हो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें, कोटिमान की बात करें, तो इस कॉन्सेप्ट को लाया ही क्यों गया। तो इस कॉन्सेप्ट को लाने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि जो बहुत बड़ी संख्याएं या बहुत छोटी संख्याएं हैं उनको जब 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो उनको लिखने का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बहुत सिस्टमेटिक वे में आएगा और बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे हमें कैलकुलेशन में हमें हर चीज में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ चीजें अभी डेफिनेशन पे आएंगे, मैं अभी कुछ चीजों की बात करता हूं मैं आपसे, कि जैसे 10 लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 1 लिखा है 10 टू द पावर 0, ये तो आप समझते होंगे। 100 लिखा है तो 10 टू द पावर 2, 1000 लिखा है तो 10 टू द पावर 3, 1 लाख लिखा है तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10 टू द पावर 5। ये आप समझते हैं बच्चों। अगर कहीं पे 0.1 लिखा है तो 10 टू द पावर -1, 0.0001 लिखा है तो 10 टू द पावर -3, 0.00001 लिखा है तो 10 टू द पावर 3, 4, 5, 6 -6। ये आप कन्वर्जन समझते हैं। नहीं समझते हैं तो बस 2 मिनट में समझ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करिए। पहले कोटिमान की बात कर लेते हैं। देखिए कोटिमान क्या है, यदि किसी राशि के परिमाण को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और उसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो उसको निकटतम 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, ठीक है। तो 10 की घात के रूप में जो मान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोटिमान। डेफिनेशन हमारे लिए बेशक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको डेफिनेशन लिखना नहीं है, बट ये जानते रहना है कि परिमाण को हम क्या करेंगे, निकटतम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। अब ये समझते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिखा 345। अब आप इसमें बताइए कि इसमें डेसिमल कहाँ लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें डेसिमल कहाँ है, ये तो डेसिमल लेस क्वांटिटी है, इसमें कहीं डेसिमल है ही नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें डेसिमल है। आपने कभी दुकान पे गए होंगे कोई सामान खरीदे, तो वो दुकानदार कैसे लिखता है, ऐसे जोड़ते हैं 5.35, 6.50, 4.25 ऐसे जोड़ते हैं। तो ये रुपया होता है और ये क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है। तो यहाँ भी डेसिमल है लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है, वो डेसिमल यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे कुछ बातें समझने जैसी है। यदि हम डेसिमल को, दशमलव को उसके ओरिजिनल प्लेस से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ठीक है, ये राइट हो गया। अगर हम दशमलव को राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, उसके ओरिजिनल प्लेस से लेफ्ट लेके जाते हैं, बाएं लेके जाते हैं, तो 10 की घात क्या आएगी बच्चों, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक आएगी। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। और अगर हम इसी डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो जो 10 की घात आएगी वो क्या आएगी बच्चों, ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, निगेटिव आएगी। ये बात समझ में आई। अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो 10 की पावर क्या आती है, निगेटिव आती है। ये बात समझ में आई। अब मान लिया कि इसमें डेसिमल यहाँ है, ठीक है, तो इस डेसिमल को अगर हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं 34.5 लिखते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू तो चेंज हो गई। और हम ऐसा करें कि उसकी वैल्यू भी ना चेंज हो, सिर्फ हम उसके परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना चाहते हैं। अभी भी ये 345 है, मैं अभी भी इसको 345 रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा,
देखिए मैं यहाँ पे दशमलव था, इसको एक अंक ले गया हूँ। कितने अंक ले गया हूँ? एक अंक। केवल एक ही अंक ने इसको खसकाया है। और किधर से? ये राइट है मेरा और मैं इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, तो राइट से लेफ्ट लेके जाऊंगा तो जो 10 की पावर आएगी वो प्लस का 1 आएगी। अब आप देख लो बच्चों, 34.5 में 10 का गुणा करो 345 आ जाएगा। ये भी वैल्यू वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। समझ रहे बात को? फिर मैं इस दशमलव को मैं चाहता हूँ यहाँ ना रखे 3 और 4 के बीच में ले जाना, तो 3.45। तो मैं पहले फर्स्ट कंडीशन पे आ जाऊँ, तो यहाँ से मैं कहाँ ले गया? अब 5 के बाद नहीं ले गया, अब 4 के बाद, यानी 2 अंक इधर ले गया, तो 10 पे घात कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम घात ला रहे हैं, यही घात हमारे लिए क्या कहलाएगा? कोटिमान कहलाएगा। और अभी इस संख्या का मैं कोटिमान नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं 3.45 का कोटिमान 10 to the power 2 होगा। अभी रुकिए, अभी बस मैं आपको घात के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो मुझे मिला, इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसी को कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं बच्चों? मानक रूप। तो किसी भी परिमाण का, किसी राशि के परिमाण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब दशमलव के बाईं ओर। मानक रूप का मतलब क्या हुआ? मानक रूप का मतलब हुआ कि दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर एक अंक हो। क्या हो बच्चों? एक अंक हो, 1 डिजिट हो। केवल डेसिमल के लेफ्ट साइड में केवल 1 डिजिट मिले। आपको ये समझ में आएगी कि राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव होगा। जितना डिजिट लेफ्ट जाएंगे, जितना अंक बाएं जाएंगे, उतना उस पर प्लस आएगा। 3 डिजिट गए हैं तो 3 प्लस आएगा। और अगर 4 डिजिट बाएं आए हैं, बाएं से दाएं आए हैं, तो 4 माइनस आएगा। एक ये सिंपल एग्जांपल था, डेफिनेशन, दिमागी खोज है, कोई जरूर नहीं है आप लिख लें तो और अच्छी बात है। इसको पॉज करके नोट करिए तो फिर और चीजें बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे 12,500, 91.2, 3,265.3, 0.000436, 1 क्या है? 1250। इसकी बात करें, अगर मैं इन सब क्वेश्चंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना सिखाऊं, सबसे पहले हम क्या लिखना सीखें? इसको मानक रूप में लिखना सीखें। किस रूप में बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो चलिए जान लीजिए, इसमें डेसिमल कहाँ है? अभी मैंने बताया यहाँ होगा। इसको कहाँ ले जाएंगे? वहां ले जाएंगे जहां ले जाने के बाद दशमलव के बाईं ओर एक अंक हो, 0 ना हो, एक अंक हो। अंक की बात कर रहा हूं मैं, 0 की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो डिजिट। अब इस दशमलव को आप कहाँ ले जाएंगे? 1 और 2 के बीच में ले जाएंगे बच्चों। 1 और 2 के बीच में जब दशमलव को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ये 1.2500। ठीक है, तो ये तो संख्या थी 12,500, ये हो गया 1.250। क्या हमारी ये दोनों संख्याओं में अंतर? बहुत अंतर हो गया, परिमाण चेंज हो गया, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए हम 10 to the power 10 की घात लिखेंगे। कितने अंक गए हैं भाई? 1 2 3 4। कितने अंक इधर आए हैं? 4 अंक। तो 10 पे घात क्या हो जाएगा? 4। प्लस का कि माइनस का? तो लेफ्ट से राइट गए हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, सॉरी राइट से कहाँ गए हैं? लेफ्ट गए हैं। तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 10 की घात क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है। तो क्या करेंगे? इस दशमलव को हम क्या करेंगे? 9 और 1 के बीच में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 9.12 इंटू 10 to the power, कितना डिजिट ले गए हैं? 1 डिजिट, 1 लिख दिया। प्लस की माइनस, तो राइट से लेफ्ट ले गए हैं तो प्लस होगा। ठीक है बच्चे, अगले वाले में आइए। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। हाँ बिल्कुल है, देखिए दशमलव के बाईं ओर। अरे कैसे बाईं ओर? ये तो दाईं ओर है ना, तुम्हें बाईं ओर ले जाना है। तो इस दशमलव को हम कहाँ ले जाएंगे? 3 और 2 के बीच में। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3.2653 हो जाएगा। 3.2653 इंटू 10 to the power 1 2 3 डिजिट गए हैं तो क्या होगा? 3। प्लस का कि माइनस का? प्लस का होगा, क्योंकि राइट से कहाँ गए हैं? लेफ्ट गए हैं। ठीक है, 1 2 3 डिजिट। इस क्वेश्चन में देखिए अब कहाँ होगा? ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना बच्चों? नहीं है भाई, यहाँ दशमलव के इधर कितना अंक है? 1 0 है, अंक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है, 0 डिजिट है। तो आपको नॉन जीरो डिजिट की तरफ ले जाना है। तो इसको कहाँ ले जाना होगा? 4 और 3 के बीच में। कहाँ ले जाना होगा बच्चों? 4 और 3 के बीच में। तो क्या लिखेंगे? 4.36। अच्छा चलिए कहेंगे 0 छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
436, यहाँ आ गया डेसिमल। इन जीरो का कोई मतलब है नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर। अब बताइए प्लस का कि माइनस का, पहले कितने डिजिट गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5। प्लस का कि माइनस का भी आपको सोचना होगा, प्लस का कि माइनस का, जल्दी बताइए, प्लस का कि माइनस का। बिल्कुल राइट, लेफ्ट से राइट गए हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब अगले वाले में आइए 12,1250। अरे ये कैसे होगा भाई, ये तो भिन्न में आ गया, कोई बात नहीं। अगर ये क्या है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो पहले आप फ्रैक्शन के फॉर्म में होने की वजह से इसको नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको आप नॉर्मल वे में ला लीजिए, फिर उसके बाद से हम इसको चेंज कर लेंगे आराम से इसके मैग्नीट्यूड में। थोड़ा सा दिख रहा होगा, लाइट पहुंच चुकी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक में क्या करिए, 1250 से भाग दीजिए। एक में जब भाग देंगे 1250 से बच्चों, तो क्या होगा, डेसिमल लगाएंगे, जीरो नहीं जाएगा, 0 0 0 0। अब क्या भाग जाएगा, नहीं, अभी भी एक जीरो। अब कितना हो गया, ये 10,000, ठीक है। तो 125 का कितना बार गुणा करेंगे कि 1000 आएगा, 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 125 से भाग देंगे, देखिए 125 से कितनी बार, 125 दूना 250, ठीक है। और 250 दूना यानी कि 8 बार में गुणा करिए, देखिए क्या आएगा। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 शून्य शून्य, 8 5 40 को 0 बचा 4, 8 दूना 10, 8 दूना 16, 4 20 को 0 बचा 2, 8 एक मार 2, 10 कैंसिल हो गया। ये आंसर आ गया इसका, मैंने इसको यहीं चेंज कर लिया 0.0008, ठीक है बच्चों। अब मुझे दशमलव कहाँ ले जाना होगा, 8 के बाद, 8 के बाद। तो क्या लिखूंगा, 8 पॉइंट, नहीं कुछ है तो 0 लिख दीजिए, इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट लेना है, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर माइनस का 4, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है बच्चों। इतना हो गया होगा नोट। अब देखिए इनके कोटिमान की बात करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन आपको बताता हूं, याद रखिएगा, यदि संख्या मानक रूप में बदलने के बाद, ये याद रखिएगा, मानक रूप में बदलने के बाद, ठीक है, बाद 3.16 से बड़ी है, तो 10 की घात में 10 में नहीं, 10 की घात में एक जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी होने पर ही जोड़ेंगे, बराबर या छोटी होने पे नहीं जोड़ेंगे। पहली बात सुन लीजिए, यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। यदि दी गई नंबर्स, यदि दी गई संख्याएं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलने के बाद 3.16 से बड़ी है, छोटी नहीं, बड़ी, 3.16 10 का वर्गमूल होता है। तो अगर मैं कहूं कि उससे वो बड़ी है, तो 10 की घात में एक जोड़ देंगे। अब देखिए इस संख्या पे आइए, यह संख्या क्या है, 3.16 से छोटी है। कुछ लोग यही नहीं पता कर पा रहे हैं, 0.3 देखिए ना, 1.1 रुपया 25 पैसा, 3 रुपया 16 पैसा, तो ये कम है, ये ज्यादा है। जब ये इससे ये छोटा है, से छोटी है, यह जो संख्या है वो 3.16 से छोटी है, तो जो इसका कोटिमान होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे घात 4 हो जाएगा। उसकी घात में न जोड़ेंगे ना घटाएंगे। यहाँ देखिए यह जो संख्या है 3.16 से बड़ी है, यह जो है वो 3.16 से बड़ी है भाई। 3 रुपया 16 पैसा, 9 रुपया 12 पैसा, तो 3 रुपया से 9 रुपया ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो कोटिमान आएगा वो क्या आएगा, 10 पे घात 1 वाले से है और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 पे घात 2, ठीक है बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन में यह संख्या 3.16 से ये भी बड़ी है, देखिए 3.26 है और ये 1.6 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ऊपर वाला। तो क्या हो गया, इसका जो कोटिमान आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 3 धन 1 बराबर 10 पे घात 4। इसका ये जो है 3.16 से बड़ी है, ठीक है। देखिए गलती क्या होगी मैं समझाता हूँ, 3.16 से बड़ी है, तो आप सोचते सर इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो -5 है, 1 जोड़ दीजिए -6 हो गया। अरे कैसे भाई, यही गलती होगी, ऑप्शन में -6 भी होगा और आप वही मार के आएंगे और फिर कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। -5 है ना, उसमें 1 जोड़ना है, तो माइनस में 1 जोड़ेंगे तो चिन्ह विपरीत होने पर घटेगा, तो -4 हो जाएगा। यहाँ देखिए यह भी संख्या है 3.16 से क्या है, बड़ी है, तो इसका भी जो कोटिमान होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, -4 धन 1, तो 10 पर कितना हो जाएगा, -3। तो प्लीज इस कोटिमान को भी बना के नोट करिए फटाफट। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कंपन करते हुए
कोई पट्टी है वो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन जब कर रही है तो 20 सेकंड में 100 बार कंपन करती है, ठीक है ना, 20 सेकंड में 100 बार कंपन। चिमटा देखा है, चिमटा के दोनों जो सिरे होते हैं उनको ऐसे दबा के छोड़ दिए तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, तो 20 सेकंड में वो कितनी बार कंपन कर रहा है, 100 कंपन कर रहा है, कोई पट्टी है, ठीक है। तो उसका आवर्तकाल कोटिमान में बताना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्तकाल कहते किसे, बटा आवृत्ति, ये याद रखिए, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति, और आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कंपन। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में कंपन। तो 20 सेकंड में 100 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना कंपन बताइए, 20 सेकंड में 100 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना कंपन, 100 बटा 20 यही ना होगा, तो 1 बटा 100 बटा 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 बटा 100, 20 बटा 100, और ये इसका मात्रक होता है सेकंड, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 1 बटा 5, यानी कि 0.2 हो जाएगा सेकंड। ध्यान दीजिए, आवर्तकाल होता है 1 बटा आवृत्ति, और आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कंपन। याद रखिएगा, आवृत्ति बराबर होता है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या। तो कह रहा है कि 20 सेकंड में कितना कंपन, 100 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना कंपन, 5 कंपन, ये नहीं होगा, 20 5 100, तो देखिए 5 आ गया। अब ये जब ऊपर 1 में भाग दीजिएगा 5 से, तो 0.2 आएगा, ठीक है। अब आपको कोटिमान बताना है, तो कोटिमान कैसे बताएंगे, तो कोटिमान कैसे बताएंगे, पहले इसको चेंज कर लीजिए, 0.2 को 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब ये दशमलव आप इधर ले जाएंगे तो 2.0 हो जाएगा ना, दशमलव के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए, तो आप इस दशमलव को यहीं ले जाएंगे ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो माइनस में आएगा। अब जो कोटिमान लिखना होगा, तो क्या यह संख्या 3.16 से बड़ी है, नहीं है, इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1, वही ऑप्शन में है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मुझे और आपको बताना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.14 का कोटिमान क्या होगा, ठीक है, और 3.16 का कोटिमान क्या होगा, दोनों का कोटिमान आप बताइए, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए 10 to the power 1, बी 10 to the power 0, सी 10 to the power 2, और डी जो है वो 10 to the power -2 है। कौन सा सही होगा बच्चों, तो आप समझिए बात को, 3.16 से 3.14 है, दोनों संख्याएं में से 3.16 क्या अपने मानक रूप में है, बिल्कुल है, दशमलव के बाईं ओर एक अंक है, तो इसकी 10 की घात क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इस पे कुछ नहीं है बगल में, भाई 10 की घात में बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अपने ऑलरेडी मानक रूप में है, तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10 पे घात 0 हो जाएगा, और 3.16 से बड़ा भी नहीं है, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, वही लिख देंगे 10 पे घात 0, ठीक है। 3.16 का कोटिमान, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं कि 3.16 है तो 1 हो जाएगा 10 पे घात, ऐसा नहीं होगा, यह 3.16 के बराबर है, और जब बराबर है तो 10 की घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे, और इसका भी 10 की घात क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा। क्यों बनेगा 10 पे घात 0 भाई, क्योंकि यह भी संख्या अपने मानक रूप में है, तो ना तो दशमलव को आगे पीछे कहीं किए ही नहीं है, और 10 की घात के रूप में पहले से कुछ नहीं था, तो अभी भी कुछ नहीं रहेगा, 1 को 10 पे घात 0 लिख सकते हैं, तो इसका भी कोटिमान क्या होगा, 10 पे घात 0। तो 3.16 का कोटिमान 10 पे घात 0, 3.14 का कोटिमान 10 पे घात 0, मैं आपसे कहूँ 2.346, इसका कोटिमान बताइए, इसका भी कोटिमान 10 पे घात 0 ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मानक रूप में है। तो बच्चों अभी तक जितना बताया ये कोटिमान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। देखिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो हो जा रहा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा वीडियो है कैसे देखें। मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे सजेशन दे रहे हैं कि यार यूट्यूब पे इतना बड़ा वीडियो ना बनाओ। बच्चों एक बात बताइए, 45 दिन का समय है, मैंने आपको आपने मुझे या मैंने आपको या हम दोनों ने मिल करके एक टास्क डिसाइड किया कि हम 45 डेज में कंप्लीट करेंगे, और बहुत अच्छे से करना है, और हमारे पास समय निर्धारित है कि हमको इतने दिन में कंप्लीट करना है, मान के चलिए कि जून लास्ट तक, क्योंकि हमारा 5 से 6 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। बच्चों अगर मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सारी चीज़ों को पढ़ाना है, इतना लंबा सिलेबस है, अगर मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा भी नहीं तो फिर आप कहोगे कि यार आधा छोड़ दिया आधा पढ़ाए, तो क्यों ना थोड़ा वीडियो लंबा ही हो बट हम सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, इसलिए मेरे वीडियोस लंबा हो रहे हैं।
थोड़े से टाइम ज़्यादा लग रहे हैं इन वीडियोस में, तो आप प्लीज़ बच्चों ये मत सोचिए कि मेरा सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं टिकटॉक कैसे चलाऊँगा। तो फिलहाल ये अभी एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही रखता है। तो थोड़ा सा मैं इसी चीज़ पे अपना कंसंट्रेट करके पूरे वीडियो को देखूंगा जैसे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये बात आप ध्यान देंगे बच्चों कि मैं वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है मेरा क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। अभी मैं पहले चैप्टर ऑफ साइंस पे हूँ और डे 3 है आज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? 3 चैप्टर हमें निकल जाना चाहिए था आगे, क्योंकि 45 चैप्टर से कम भी नहीं मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके। तो आप सोचिए कि एक दिन में एक चैप्टर अगर कवर नहीं होगा न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला करके, तो कैसे हम काम कर पाएंगे? तो फिर आपको खुद एनालिसिस करना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो सर को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा करके, हवा में तीर मार करके नहीं, एक 5 मिनट का चैप्टर वो बना दिया सार्थक अंक और हो गया सार्थक अंक, मानता हूँ हो गया, लेकिन क्या वो सफिशियंट है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, 5 से 10 मिनट लग रहा है तो 5 से 10 मिनट में ही, लेकिन उसको सफिशियंट बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत ज़्यादा पार्ट बना देंगे तो फिर आप देखना नहीं कोशिश करोगे। तो प्लीज़ एक ही वीडियो लेक्चर में थोड़ा लंबा जा रहा हो, लेकिन उसको आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो रिजल्ट है, उनको यथार्थता पूर्वक मतलब होता है ठीक ठीक ज्ञात अंकों को ही, जिसकी कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू आएगी उसको ठीक ठीक लिखना, उसको ठीक ठीक रिप्रेजेंट करना ही सार्थक अंक कहलाता है। उसमें एक होगा वास्तविक मान और एक होगा संदिग्ध मान। संदिग्ध मान और वास्तविक मान दोनों को मिला करके जब हम काउंट करेंगे तो वो किस में आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बहुत अच्छी बात है, बट हम कैसे ज्ञात करेंगे ये जरूरी है। तो सार्थक अंक ज्ञात करना, सार्थक अंक ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ जिनसे आप समझ जाए। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होंगे बच्चों? सार्थक अंक होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं 1 2 3 4 5, ये इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो देखिए ये इसमें कहीं शून्य अंक नहीं है। जब शून्य अंक नहीं है तो ये सभी के सभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 4 5 मीटर। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? इसमें भी सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। एक और ले लेते हैं 1 2 6 8 9 7 6। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5 3 7। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। ये बिठा दो इसको बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, कि अगर दो अशून्य अंकों के बीच में, मैं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, अशून्य लिख लीजिए। दो अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य अंक है। ये कौन सा अंक है? ये अशून्य अंक है। ठीक है, ये कौन सा अंक है? अशून्य अंक है। तो दो अशून्य अंकों के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। यहाँ भी सार्थक अंक आपका कितना हो जाएगा? 5। दो नॉन जीरो डिजिट हैं, उनके बीच में जितने जीरो डिजिट आते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। 101 की बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी इसलिए बोल देता हूँ कि आपको भी लगे कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। फिलहाल 101 की बात करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 101 में आप देखेंगे तो ये पहला नंबर नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, बीच में क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। यहाँ भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक क्या होता है? सार्थक अंक होता है। मैं कई बार बोल चुका, आप उसको शब्दों में अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया, मिटाए इसको। तीसरे नंबर पे आइए। तीसरा नंबर ये कहता है बच्चों कि दशमलव रहित संख्या में, दशमलव रहित संख्या में मतलब समझते हैं, दशमलव रहित संख्या में जहां दशमलव ना लगा हो, ठीक है, तो अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। लिख दे रहा हूं, तो अशून्य अंक के बाद
अशून्य अंक के बाद क्या होगा, सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा बच्चों, अशून्य अंक के बाद जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 इसके बाद खूब जीरो लिखा हुआ है, खूब जीरो, तो अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, केवल और केवल 3। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1300, इसमें कितना होगा, 2 होगा। 16,000 ले लेते हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 2 होगा। ये सभी के सभी सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे। तो अगर दशमलव रहित संख्या है तो अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। हो गया बच्चों, नोट हो गया। अब अगर कहता है कि दशमलव सहित संख्या है, देखिए कितना होशियार हम लोग, दशमलव सहित संख्या नहीं दशमलव हो उसमें, ठीक है, तो अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिख लिया 345, ये लिख दिया, ठीक है, 3450.00, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, कुछ यूं लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें दशमलव आ गया, डेसिमल आ गया, तो जब डेसिमल आ जाएगा तो ये सभी के सभी जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। दूसरे वाले में आप सोचिए और तीसरे वाले में सोचिए, जल्दी सोच के बताइए, दूसरे और तीसरे में। दूसरे में क्या होगा, यहाँ भी 4 होगा और इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2, 5। जल्दी नोट करिए, इसको पॉज करके इसको भी नोट करिए, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट हो गया, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि दशमलव के पहले शून्य अंक है, सुनिए ध्यान से, दशमलव के पहले शून्य अंक आप लिखते जाइए, यदि दशमलव के पहले शून्य अंक है और दशमलव के बाद भी शून्य अंक है, तो जितने भी दशमलव के पहले और दशमलव के बाद शून्य अंक होंगे वो सभी के सभी सार्थक अंक में नहीं लिए जाते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, दशमलव के पहले शून्य अंक है, दशमलव के बाद भी शून्य अंक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ मैंने 4 कर लिया है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के बाद में भी 0 है, तो ये सभी के सभी 0 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं काउंट होंगे। ये भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होंगे। तो सबके सिग्निफिकेंट नंबर जल्दी से बता दीजिए, तो 1, 1, 1, 1। अरे भाई ऐसा कंडीशन था, यहाँ 2 लिख दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ आपने क्या किया, 1, 5, 4 लिखा तो कितने सार्थक अंक हो गए, 3, क्योंकि ये तो सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट बताइए कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे ये तीनों सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे तो केवल 1 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नहीं लिए जाएंगे तो केवल 1 होगा। तो दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अगर 0 है तो वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं लिए जाते। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे 0.0303, अब क्या होगा, अब कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद ये सब सार्थक अंक में नहीं होंगे। बट ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक है तो ये सार्थक अंक में आएगा, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। ये होगा, ये वाला सार्थक अंक में होगा क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों के बीच में है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। इसको भी आप एग्जांपल को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगले रूल्स की तरफ पढ़ा जाए। अगला पॉइंट ये कहता है, ध्यान दीजिए, मैंने कई पॉइंट बता चुका आपको। अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 345.00 है और यहाँ मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा 100 मीटर लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि 1000 सेकंड लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अब ये दशमलव रहित संख्या है, सब है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, दशमलव रहित संख्या समझ रहे हैं। और अगर मैं ये नहीं लिखा होता तो इसमें सार्थक अंक 3 हो जाता, ये नहीं लिखता तो इसमें सार्थक अंक 1 होता, इसमें भी 1 होता और इसमें भी 1 होता। लेकिन अगर हम यूनिट के साथ उसके मैग्नीट्यूड को लिखे हुए हैं तो जितने भी लास्ट वाले 0 होंगे ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। हम कह सकते हैं कि मात्रकों के साथ लिखा हुआ परिमाण, ठीक है, मात्रकों के साथ लिखा हुआ परिमाण अशून्य अंक के बाद अगर शून्य देता है तो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो कितने सार्थक अंक होंगे यहाँ पे, 5। यहाँ सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चों, 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 4। इसको भी आप पॉज करके बना सकते हैं। हो गया, जल्दी करिए। चलिए अब यहाँ पे एक बात और समझिए,
अगला पॉइंट ये कहता है कि 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे 3, 2, 6, इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताइए? 3 सार्थक अंक। अगर 3.26 लिखें और 10⁻² कर दें तब भी कितने सार्थक अंक हैं? 3 है। अगर मैं 0.0003226 लिख करके ऐसे कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कोटिमान, दशमलव को हम कहाँ ले गए? इधर लेके जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो 10 की घात धनात्मक आएगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1 2 3 4 5 6। यहाँ भी सार्थक अंक पूछा जाए तो कितना हो गया? 3, क्योंकि दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों जोड़ और घटाने का। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोड़ते व घटाते समय उत्तर सदैव दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। अब इसको समझने की जरूरत है। जोड़ते और घटाते समय, जैसे मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि 2.46 को जोड़ दीजिए 3.5, आप इनको जोड़िए। ठीक है, बहुत आसानी, कौन नहीं जोड़ लेगा यार? 6 5 4 9 3 2 5 ये होंगे। लेकिन अगर उत्तर सार्थक अंक में पूछेगा तब हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ते और घटाते समय उत्तर दशमलव के न्यूनतम सार्थक अंक में, यहाँ दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 2, यहाँ दशमलव के बाद सार्थक अंक कितना है? 1। तो हमारा उत्तर भी दशमलव के एक ही सार्थक अंक तक होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? तो यह दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ पे 2। हमारा दशमलव के बाद देखना है, पूरे में नहीं देखना है, ध्यान रहे इस बात को। जोड़ते घटाते समय दशमलव के बाद वाली संख्या पर विचार करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है और यहाँ 1 है, तो इसमें भी एक ही होना चाहिए, 6 हटाना पड़ेगा। हमेशा हटाएंगे हम राइट साइड से, उधर से कम करते आएंगे। तो ये 6 हटाएंगे तो 6 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 9 की जगह क्या होगा? 10, और जब 10 होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा। अरे भाई 5.9 है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6.0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 0.1 जोड़ना है, क्योंकि ये 6 हटाएंगे तो इसमें एक जुड़ेगा, और जब इसमें एक जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, जो उसका एक हासिल बचेगा वो इसमें आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.0। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 324.56 3 2.64 12.00 12.08। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा? इनको ऐड करना है, फटाफट ऐड करके बताइए। आइए करते हैं। 3 6 4 10 8 18 को 8, 6 5 11 12 को 2, ठीक है, और 4 2 2 4 4 8 1 9, ठीक है, 8 1 9 यहाँ से हासिल बचा है, और 2 और 1 3 ही होगा, यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है यहाँ, ठीक है, हासिल। अब जोड़ लिया, 3 हो गया, ठीक है, 6 4 10 8 18 को 8 हो गया, 5 6 11 12 को 2 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 हो गया। अब आपको बताना है बच्चों कि यह उत्तर सार्थक अंक में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं बच्चों? 2 अंक हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, और यहाँ भी 2 अंक है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक में। तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक में होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 3, तो 2 होना चाहिए, तो 339 उत्तर ये सार्थक अंक में, सार्थक अंक में उत्तर। सार्थक अंक नहीं बताना है, उत्तर सार्थक अंकों में लिखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 339.28। 3 हटा देंगे, 3 चूंकि 5 से कम है तो इसलिए इसमें कुछ नहीं जुटेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सेम प्रक्रिया हम घटाते समय भी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 13.78 में से 2.6 घटाना है, ठीक है, माइनस करना है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, घट गया। अब उत्तर लिखना है सार्थक अंक में, तो उत्तर जो होगा सार्थक अंक में क्या होगा? सार्थक अंक में क्या हो जाएगा बताइए? दशमलव के बाद कितना सार्थक अंक है? 1। ये 8 हटाएंगे, 8 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 11.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है गुणा या भाग करते समय उत्तर सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे भाई, गुणा या भाग करते समय उत्तर सार्थक अंक में कैसे लिखेंगे? जैसे 2.2 है और 1.1 है, ठीक है, 2.22 ले लीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए 2.1 में, ठीक, फटाफट करिए जल्दी से मल्टीप्लाई। 2 2 2 4 4 4, ठीक है, 2 4 2 6 6 4, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 2 2, ठीक है, 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो 1 2 3 अंक पे, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आया। लेकिन हमें उत्तर लिखना है सार्थक अंक में। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, गुणा या भाग करते समय उत्तर सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। दशमलव के बाद नहीं देखना है, पूरी संख्या में देखना है। यहाँ कितना सार्थक अंक है? 3। यहाँ कितना सार्थक अंक है? 2। तो हमें उत्तर हमेशा न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना है। तो हमारा न्यूनतम सार्थक अंक ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। तो हमारा पूरा उत्तर 2 ही अंक में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंक को हटाना पड़ेगा। जब इस 6 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे तो इस 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस 6 को हटाएंगे तो इस पर एक फर्क पड़ेगा, एक जुड़ जाएगा। तो हमारा सार्थक अंक में उत्तर क्या हो जाएगा? सार्थक अंक में उत्तर 4.7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको और अच्छे से समझ पाए। 1.01 का मल्टीप्लाई करना है 2.3 से। चलिए अब करिए जल्दी से, इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन में जब चेक करेंगे ना तो ऑप्शन से बहुत आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। आप देख लीजिए कि 2 ही अंक में होना चाहिए उत्तर। 4 ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 अंक में उत्तर दिया होगा, वही काट दीजिए। अब 2 अंक वाले में मल्टीप्लाई तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, वहां इतना बुद्धि लगाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आप गलत कर दोगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 303, यहाँ हो जाएगा 202। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा बच्चों कैसे होना है वो। अब यहाँ 3 अंक में दशमलव लगेगा, देखिए गुणा करते समय दशमलव टोटल जोड़ते हैं कितने अंक पे? 1 2 3 अंक, वो लग गया। अब यहाँ पे लिखना है सार्थक अंक में उत्तर, क्या हो जाएगा बच्चों? तो दशमलव के बाद कितने अंक पे होना चाहिए? 1 अंक पे। नहीं भाई, हमें देखना है कि टोटल में कितना सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक कितना है? 3, इसमें 2। तो हमारे उत्तर में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2। तो ये 3 और 2 हटाएंगे, ये 2 जो है 5 से कम है, इसमें कुछ नहीं जुटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.3। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो था सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने कर लिया बहुत इजी वे में और बहुत आसान तरीके से। हमको ये समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किसी भी नंबर में फाइंड आउट कैसे करते हैं। जोड़ और घटाने में भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, और इस प्रकार आज मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के सारी बातें बता दी। बच्चों थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हुआ है, एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सिलेबस पड़ा है, मेरा टाइम जो हमको मिला हुआ है वो निर्धारित है कि हमको जून लास्ट तक खत्म कर देना है, 1 से 2 जुलाई तक खत्म कर देना है। 45-46 दिन में 45-46 चैप्टर पढ़ाना। आप खुद सोचिए, खुद एनालिसिस करें, अपने दिमाग से सोचिए कि हाउ इट इज पॉसिबल। टीचर कितनी मेहनत करेगा कि आपको ये पढ़ा लेगा। और अगर ये मेहनत मेरी उचित है और सही दिशा में है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए। अगर उनको आपको लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग का जो व्यवस्था मैंने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आलम फाउंडेशन क्लासेस जो मेरा चैनल है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप चैप्टर को मैंने जितना पढ़ाया आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, और मेजरमेंट से आज तक पॉलिटेक्निक में जितने क्वेश्चन पूछे गए हम उनकी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं केमिस्ट्री की कुछ बातें शुरू कर सकूं। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, ऐसे लेके मैं चलूंगा आपके लिए। ठीक है, अगेन थैंक यू।